नहीं, हमारे यहाँ एक कहावत है, गाय बिन बछड़ू पिता बिन घोड़, ना ही ढेर तो थोड़ा थोड़। कि मतलब जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा, पूरा नहीं होगा तो थोड़ा तो जरूर होगा, और वो हम देख भी रहे हैं। राहुल गांधी पूरे देश का राजा बेटा है, राजा बेटा पूरे देश का। अच्छा, आपका दादा आपका भी है क्या? मेरा कैसे होगा? नहीं तो आप बोलो मेरा तो भाई बंद होगा, मेरा तो भाई बंद होगा। और वो उसके दादा पर दादा पूरे देश के लिए शहीद हो गए, तुम उसके लिए ऐसा उटपटांग बोलते हो? थोड़ी बहुत शर्म करो। जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि एक स्लोगन चला, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। और उसके बाद में सडनली बिहार चुनाव आता है। और आप मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी कांग्रेसी के डर से हुआ है, बट मैं ये जरूर बोलूँगा कि ये एक प्रोपोगेंडा सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव को लेकर आया गया है, क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है। ये जो बोला जा रहा है 2014 के मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था ये कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। और एनआरसी और ये जो बात चली एनआरसी की भूल जाते एक बार, बंगाल में चलते हैं। बंगाल में 72-73 जातियों को, जो मुस्लिम जाति है उनको ऐसे ही ओबीसी में डाल दिया जाता है। ना कोई कुछ सर्वे होता है ना कुछ होता है, बस मुस्लिम को लुभाने के लिए डाल दिया जाता है। तो आज आप बताइए, आज जाति जनगणना क्यों नहीं हो? तरीके से कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने के लिए भाजपा ने भी किया है। यूपी में दंगा करके दिखाए, योगी जी तो कहते हैं जो करके दिखाओ कोई यूपी में दंगा। योगी मॉडल ही दिल्ली में भी चलेगा, योगी मॉडल भारत में भी चलेगा, इटली में भी योगी मॉडल चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी योगी मॉडल चल रहा है। योगी मॉडल ही सही इलाज है दंगाई का। सर क्या नाम है? अंशु कुमार। कहाँ से? बिहार से। बिहार की जो राजनीति है वो काफ़ी गर्मा रही है, और जिस तरीके से नीतीश कुमार पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कानून व्यवस्था को बिल्कुल ख़राब कर दिया है, क्या कहना है उस पर आप? देखिए, कानून व्यवस्था तो अब अच्छी हुई है मैम, नहीं तो कल जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि जंगल राज है बिहार में, तो यही इस पे ही जितन राम मांझी ने क्या बोला कि यही अगर राहुल गांधी कल एयरपोर्ट से उतर रहे होते ना तो उनको किडनैप कर लिया जाता, और उसके बाद में किडनैप करके सोनिया गांधी के पास फ़ोन जाता कि आपका बेटा किडनैप हो गया है और इतने इतने रुपए मांग रहे हैं। और ये जब सोनिया गांधी के पैसे जुगाड़ कर लेती तो उनका बेटा छूटता। और यही सेम चीज़ बिहार में होता था 1990 के दशक में। राहुल गांधी पूरे देश का राजा बेटा है, राजा बेटा पूरे देश का। अच्छा, आपका दादा आपका भी है क्या? मेरा कैसे होगा? नहीं तो आप बोलो मेरा तो भाई बंद होगा, मेरा तो भाई बंद होगा। और वो उसके दादा पर दादा पूरे देश के लिए शहीद हो गए, तुम उसके लिए ऐसा उटपटांग बोलते हो? थोड़ी बहुत शर्म करो, थोड़ा बहुत चुल्लू भर पानी लेते। आप भी चचा थोड़ा सा दारू पीने से पहले शर्म कर लेते, आप भी थोड़ा सा शर्म कर लेते। अरे वही नेहरू जी बोलते थे कि हम इस देश में गरीबी हटाएंगे, इंदिरा गांधी कहती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, राजीव गांधी कहते थे हम गरीबी हटाएंगे, मगर आज तक गरीबी नहीं हटी। अब राहुल गांधी कह रहे कि हम गरीबी हटाएंगे, तो इनके परिवार पे कैसे भरोसा करें, ये सोचिए। जरूरी थोड़ी है जैसा बाप हो वैसा ही बेटा हो। नहीं, हमारे यहाँ एक कहावत है, गाय बिन बछड़ू पिता बिन घोड़, ना ही ढेर तो थोड़ा थोड़। कि मतलब जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा, पूरा नहीं होगा तो थोड़ा तो जरूर होगा, और वो हम देख भी रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये जितने भी लोग आते हैं ना, ये एजेंडाधारी यहाँ पर बोलते हैं कि उसके बाप दादा देश के लिए शहीद हो गए। अरे नहीं भाई, नहीं, देश के लिए कोई शहीद नहीं हुआ। जब देश अंग्रेजों से युद्ध लड़ रहा था उस समय पे नेहरू जी सिगार पी रहे थे उनके साथ बैठकर, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते थे। आप सोच कर देखिए ना, हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर राजा, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, इन लोगों को भूल गए, और हम उस नेहरू को बोलते कि देश की आज़ादी लड़ी। जो नेहरू गुलाम भारत में जब विदेश में पढ़ रहा था तो बोला कि पिताजी मेरे लिए गाड़ी भेजो, क्योंकि यहाँ का जो प्रिंस है उसको गाड़ी लेने आती है। तो मोतीलाल नेहरू की इतनी औकात थी गुलाम भारत में, इतनी औकात थी कि कॉलेज के किस दरवाजे से नेहरू निकलेंगे पता नहीं, तो हर दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी करा दी थी। ऐसे नेहरू आज़ादी का युद्ध लड़ रहे थे, मिर्जई पहनकर, सिगार पीते हुए, 4-4 अंग्रेजों को ऐसे गोदी में रखकर अपने ओपन कार में घूमते हुए। क्या दोगलापन है भाई साहब, कौन सी देश की आज़ादी लड़ी इन्होंने? बस ये आज़ादी के समय पर जब पावर ऑफ अटॉर्नी चेंज की गई, अंग्रेज जब थक चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और सबको पता था कि अब धीरे धीरे होना ही है, उस समय पर भी इन लोगों ने क्या किया, समझौता कर एक राष्ट्र ऐसा बना दिया हमारे पड़ोस के अंदर में, जो साला आज हमें आंख दिखाता है, हमसे जन्मा हुआ। कहते हैं कि बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप को आंखें दिखाने लगता है। वही पाकिस्तान आज अपने बाप को आंखें दिखा रहा है, और वो देन किसकी? नेहरू की सीधी। उसके बाद में बांग्लादेश बन गया, आज वो बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है, देन किसकी? इंदिरा गांधी की। ये लोग कहते हैं कि वो देश के लिए शहीद हो गए। अरे कौन से देश के लिए शहीद हो गए? एक बार थोड़ा सा पढ़ो। विपक्ष कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर तो इन्होंने कर दिया, जब अटैक करने की बारी आई तो मोदी ने ट्रम्प के कहने पे कदम पीछे बढ़ा लिए।
देखो ऐसा है, ट्रंप को उसकी वाइफ नहीं मानती उसकी बातें, लेकिन कांग्रेसी बहुत मान रहे हैं। कांग्रेसियों को आदत है हमेशा कोई ना कोई नया पापा बनाने की, और बाहर वालों को तो विशेष करके बनाते हैं। ये कांग्रेसियों ने एक एजेंडा चलाया था ना, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कितना ज़्यादा आप मीडिया वालों ने सबने बाइट ली थी। आज हिंडनबर्ग कहाँ है? कितने झूठे प्रोपोगेंडा फैलवाए इन्होंने भारत का, यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट गिराने में इन कांग्रेसियों का हाथ था या नहीं था? आज हिंडनबर्ग कहाँ है मुझे कोई बता दो। उसी हिंडनबर्ग के प्रोपोगेंडा पर भारत के अंदर में स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा वो हुआ सिर्फ अडानी को नुकसान पहुँचाने के लिए। अरे भाई ये क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम सारे अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम हो जाए, कोलगेट स्कैम हो जाए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो जाए, कॉमनवेल्थ घोटाला हो जाए, सब में तुम्हारे नाम। जब बोफोर्स घोटाला हो जाए, सब में तुम्हारा। नेशनल हेराल्ड केस के अंदर में जमानत पर बाहर है राजमाता और राजकुमार दोनों, जैसा कि वो भाई साहब कह रहे थे देश का बेटा है, राजा बेटा, तो वो देश का राजा बेटा नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर है। और ये लोग हमें ज्ञान देने आ जाते हैं। कांग्रेसी के चमचे जितने भी हैं ना, उनके ज्ञान पे भरोसा मत करना, क्योंकि उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, वही स्क्रिप्ट सब में सर्कुलेट की जाती है, और डिट्टो वही लाइनें वो लोग बोलते हैं। पर डे की एक स्क्रिप्ट होती है, और उस स्क्रिप्ट के तहत चाहे वो नेशनल मीडिया पर बैठे हुए कांग्रेसी प्रवक्ता बोल रहे हो, चाहे ग्राउंड पर बोलने वाले कांग्रेसी बोल रहे हो, सब वही स्क्रिप्ट दोहराते हैं। इससे इतर और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने कोई कुर्बानी नहीं दी है देश के लिए। इस तरीके से राहुल गांधी कन्हैया कुमार को लेकर बिहार में यात्राएं निकाल रहे हैं, क्या लगता है कोई खेला होगा वहाँ पे? आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे हो क्या? वही जो बेगूसराय में चुनाव हार गया था, जमानत जब्त हुई थी, वो JNU वाला गद्दार, जिसको दिल्ली में जब चुनाव लड़ने आया था तो हमारे मेरे छोटे भाई दक्ष ने बैठ देसी मारा था मुंह पे, उसी कन्हैया कुमार की। अबे यार कैसी बातें करते हो आप लोग, तो पत्रकार हो, ऐसे सवाल मत किया करो। बेगूसराय में जमानत जब्त करा के आ गया, दिल्ली के अंदर में बेइज्जती हुई, फिर से भागकर बेगूसराय चला गया। अब उसको इतना नहीं पता कि पानी बातें क्या बोल रहा है। पहले कहता है कि बिहार में कोई विकास नहीं हुआ, और अब कह रहा है पवन, और ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं कुछ भी अनर्गल नहीं बोल रहा हूँ, जिसको चाहिए चेक कर लेगा। पवन खेड़ा उसके बगल में बैठे हुए हैं, वो बोल रहा है गुलाबी सी टोपी और गमछा डालकर, कहता क्या है कि ये जो बिहार में सड़कें बन रही हैं ना, ये पता है क्यों बन रही हैं? क्योंकि तुम्हारे पास संसाधन है, बिहार के पास पानी है, वो सड़कें बनाकर आएंगे, तुम्हारा पानी चुरा कर ले जाएंगे। उसका दिमाग हिल गया है जब से दक्ष ने उसके कान पे मारा है, जब से दक्ष ने उसको थप्पड़ मारा है, उसने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया है। वो कुछ भी अनर्गल बातें बोलता है, उसको ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने की सपने देख रहे हैं। और उधर तेजस्वी की जो एक प्रियंका भारती नाम है ना उसका, जो टीवी में आती है, वो बड़ी बदतमीज सी महिला है, प्रवक्ता है, वो वहाँ उसके धागे खोल रही है कन्हैया कुमार के। इनका आपस में एकता नहीं है मैडम। ये इंडी अलायंस के नाम पर तो चल रहे हैं, लेकिन इनकी आपस में एकता नहीं है। बिहार जाते हैं तो तेजस्वी गुर्राता है, दिल्ली जाते हैं तो केजरीवाल गुर्राता है, बंगाल जाते हैं तो ममता डांट कर भगा देती है, उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो अखिलेश डांट कर भगा देता है। इनकी एकता है कहाँ? कहीं पर भी इंडी अलायंस है कहाँ? मुझे कोई समझाओ तो सही। बिहार के अंदर में उधर वो तेजस्वी कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इधर ये कह रहे कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री बनेगा। और मैं बता दूं, मुख्यमंत्री चाहे कोई बनेगा NDA का, BJP का, लिख कर ले लो। कितनी सीट लेकर पर आ पाई? मैं सीटों का आंकड़ा ऐसे नहीं बताऊंगा कितने नंबर पर आएगी कितने पे नहीं, क्योंकि बिहार की टोटल सीटें मुझे नहीं पता है, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। शायद 243 या 44 सीटें होंगी, डोंट नो। उसमें से इतनी सीटें जरूर आ जाएंगी, पूर्ण बहुमत की सरकार NDA की बनेगी जी। जो जाति जनगणना कराने के लिए मोदी ने बोल दिया है, वही विपक्ष इस पे सवाल भी उठा रहा है कि पहले ये खिलाफ थे और अब इनके समर्थन में। जातिगत जनगणना पे मेरा एक ही स्टेटमेंट है, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। चाहे जब विपक्ष कह रहा था मैं तब भी उसके खिलाफ था, आज उसको मोदी जी कह रहे हैं तब भी मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं भारत में जातिगत जनगणना के पक्ष में न था, न हूँ, न रहूंगा। उसके मेरे रीजन है, जिसको वो रीजन चाहिए मेरे साथ बैठकर डिबेट कर सकता है, बट मैं नहीं चाहता कि जातिगत जनगणना हो भारत में। जातिगत जनगणना के लिए जो बोला जा रहा है, 2014 के मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था ये कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। और NRC और ये जो बात चली NRC की भूल जाते एक बार, बंगाल में चलते हैं। बंगाल में 72-73 जातियों को, जो मुस्लिम जाति है, उनको ऐसे ही OBC में डाल दिया जाता है। ना कोई कुछ सर्वे होता है ना कुछ होता है, बस मुस्लिम को लुभाने के लिए डाल दिया जाता है। तो आज आप बताइए, आज जाति जनगणना क्यों नहीं हो? आज जाति जनगणना होगी, इसलिए होगी क्योंकि देखिए 2 चीज़ें बोली गई थी। एक उस दिन 2 चीज़ें बोली गई थी, लोग एक चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, जातिगत जनगणना, ठीक है। और एक चीज़ और बोली गई थी कि ये आधार कार्ड से वोटर ID कार्ड को लिंक किया जाएगा, ठीक है।
दोनों चीज़ को लिंक किया जाएगा। और जिसके जिसके जैसे बहुत सारे जो लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं, 1000 रुपया देके 5000 रुपया देके आधार कार्ड बनवा लेते हैं। मगर बायोमेट्रिक का एक होता है कि बायोमेट्रिक से जो सेंट्रल से नहीं लिंक्ड है उन लोगों को निकाला जाएगा, उन लोगों पर में कटघरे में रहेंगे। आज बायोमेट्रिक से जो लोग हैं उन लोग को तो ठीक है, मगर जिन लोग का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है उन लोग कहीं ना कहीं शक के दायरे में रहेंगे और उन लोग से सवाल जवाब किया जाएगा, कागज़ मांगे जाएंगे। और जो लोग कहते थे कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, भाई कागज़ तो आपको दिखाना पड़ेगा इस देश में रहने के लिए। देखो मैडम, ऐसा है, भाई ने जो बातें बोली ना अच्छी बातें हैं, मैं किसी बात का खंडन नहीं करता हूँ, पर मैं एक छोटी सी बात बता दूँ। जो फेक फर्जी आईडी बन गई हैं, फर्जी वोटर कार्ड बन गए हैं, फर्जी आधार कार्ड बन गए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए गए हैं। अब वोटर को आधार से लिंक भी कर दोगे तो उसकी कैसे सत्यता स्थापित करोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर 2014 के मैनिफेस्टो में था भी तो भाजपा के मैं बहुत आदर करता हूँ उनका, सुधांशु त्रिवेदी जी का, वो टीवी डिबेट्स में इस बात को कह रहे थे कि नहीं, जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि एक स्लोगन चला, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। और उसके बाद में सडनली बिहार चुनाव आता है और मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी कांग्रेसी के डर से हुआ है, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ये एक प्रोपोगेंडा सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव को लेकर आया गया है, क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है। और जब ये बात बोली जाएगी तो बिहारियों को लगेगा कि हाँ, अब इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए भाजपा ने भी किया है। बट मैं एक बात स्पष्टता से बोल दूँ कि जातिगत जनगणना जब भी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ हम हिंदुओं को, मुसलमान नहीं बढ़ता है, क्योंकि मुसलमान को पहले से पता है कि वो 73 फिरके हैं, उनकी जितनी मर्जी जाति होगी वो कर लो, लेकिन जब उनसे पूछोगे आप तो वो मुसलमान ही बताएंगे। लेकिन मेरे देश के अंदर में सवाल क्या उठता है, ब्राह्मण को बता दिया जाता है विदेशी हैं, ब्राह्मण बनिए ठाकुर के ऊपर पे ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, और फिर अपने आप को मूल निवासी बताने वाले जितने भी हैं वो कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, समझ रहे हो। ये समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी जब किसी भी जाति को, और वो सब हिंदू हैं, जब उन हिंदुओं को ये पता चलेगा कि अरे मैं तो इतना हूँ, तो वो अपने लिए अलग मांग करने लगेगा, दूसरा वाला अपने लिए अलग मांग करने लगेगा, तीसरा अपने लिए अलग मांग करने लगेगा, समझ गई। और इस तरीके से हम जो अंग्रेज नहीं कर पाए, जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई, मुगल नहीं कर पाए, अभी वो 2-4-5% तक ही कर पाए हैं। अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो वो भारत के अंदर में 100% हो जाएगा। और इसलिए मैं उस जातिगत जनगणना के खिलाफ हूँ, और अगर भारत में अकेला व्यक्ति भी बचा तो जातिगत जनगणना का विरोध करूँगा। देखिए, जातिगत जनगणना ठीक है, बिल्कुल, ये जो बोल रहे हैं कि लोग कास्ट में बटेंगे और ये सब चीज़, इस बार का जातिगत जनगणना करवाने का मतलब ये है कि जाति की गणना होगी। वो मुस्लिम, जैसे बिहार में हुई तो बोला गया कि ठाकुर इतने % है, ब्राह्मण इतने % है, कोयरी इतने % है, कुर्मी इतने % है। मुस्लिम का जो है सिर्फ मुस्लिम का बोल दिया गया, मुस्लिम 18% इंटैक्ट है, ठीक है। इस बार ये भी होगा, मुस्लिम में जो जितने भी जातियाँ हैं सबका, पसमंदा हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, सुया हो, सुन्नी हो, सबका जाति जनगणना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं का होगा, मुस्लिम का भी होगा। ऐसा नहीं है कि जब आपके क्या बोलते हैं फॉर्म में दिया जाएगा कि आप क्या हैं, आपको भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इसीलिए तो ये जातिगत जनगणना हो रही है। और मेरे भाई, आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन मैं अगेन वही दोहरा रहा हूँ कि इसका लाभ मुसलमान तो लेगा। मुसलमान को पहले से भी पता है, आपको पता है मुसलमानों में कितना भेदभाव है। एक फिरके वाला दूसरे फिरके की मस्जिद में नहीं जाता है, उनमें ये भेदभाव है। लेकिन जब बात शाहीन बाग में बैठने की आती है ना, जब बात दिल्ली दंगों की आती है ना, जब हल्द्वानी जलाने की आती है ना, चाहे मेरे राम मंदिर के खिलाफ होने की बात आती है ना, तो ये नहीं कहते कि मैं पसमानदा हूँ, ये रशीदी हूँ, चिश्ती हूँ, मोइनी हूँ, देहलवी हूँ, देवबंदी हूँ, ये नहीं कहते हैं। तब ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, और ये एक साथ हो जाते हैं। लेकिन हमारे में ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि मैं ज़्यादा हूँ। अभी भी तो भीमटो को देखो ना, मुट्ठी भरी है, लेकिन उन्होंने अपने आप को हिंदू कहलवाना वो पाप समझने लग गए हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान जितना वो कर रहे हैं उतना तो मुसलमान भी नहीं कर रहा है। तो इस समस्या को समझिए। इस बात से अगर हम और जातीय खाई का पाट देंगे ना, पहले इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने हमें कैसे पाटा, हमें पहले बता दिया ब्राह्मण, दलित और शूद्रों में कर दिया, दलित अलग हो गए। नहीं, दलित भी हमारे शरीर का हिस्सा है, वो शूद्र भी हमारे शरीर का हिस्सा है, सनातन का अभिन्न अंग है। और ऑलरेडी सनातन के लिए कितनी घातक चीज़ें चल रही हैं। कोई एक रामपाल बाबा आ जाता है, साले का जन्म होता है, हिंदू धर्म में सारे कर्म होते हैं, हिंदू धर्म में खुद को कबीरपंथी बनाकर आज हमारे ही देवी देवताओं की पूजा करने से मना करा रहा है। आपको पता है कबीरपंथ में क्या चल रहा है? आपको पता है सर क्या हो रहा है? लड़का हिंदू धर्म में शादी कर रहा है,
शादी करने के बाद में पता है क्या कर रहे हैं, लड़के लड़की की शादी हिंदू धर्म से हो रही है, उसके बाद में अगर वो कबीरपंथी है तो वो आश्रम में जाकर अपने आप को शुद्ध करा रहा है। इस लेवल पे हमारे धर्म का नुकसान करने वाले लोग पैदा हुए हैं, तो हमें तो उसको जोड़ना चाहिए। वहां पर हम अगर जातिगत जनगणना करा रहे हैं, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सिर्फ सनातन को नुकसान होने वाला है। और इसलिए मैं नहीं चाहता कि जातिगत जनगणना हो, और मैं आखिरी व्यक्ति भी बचा तो मैं इसका विरोध करता रहूंगा, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस देश में आप किसको रखेंगे और किसको निकालेंगे, तो ये बताइए मुझे, आप इस देश में किसको निकालेंगे और कैसे निकालेंगे और कौन से माध्यम से निकालेंगे, ये बताइए मुझे। जब सुप्रीम कोर्ट बोला है एनआरसी में आप किसको रखेंगे इस देश में, तो बिल्कुल हमें बताना पड़ेगा ना। सुप्रीम आज क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी ना, जाति वो जनगणना हो जाएगी तो बताएगी ना भाई कि इतने हमारे पास में फेक लोग हैं, हम इनको निकालेंगे। उसका एक तरीका दूसरा भी है मैडम। कैसे बताइए? मैं एनआरसी का सपोर्ट करता हूँ, मैं सीए का सपोर्टर रहा हूँ और रहूंगा, मैं एनआरसी का भी सपोर्टर हूँ, तो उसको आप जातिगत जनगणना से भी नहीं हटा पाओगे। उसको बांग्लादेश के अंदर में भी जो मुसलमान हैं वो अपने आप को मोइनी चिश्ती और देवबंदी बताएंगे। आपका पाकिस्तान के मुसलमान आपको अहमदिया पसमानदा मोइनी चिश्ती और सारा बताएंगे, फिर क्या कर लोगे? ये इसका तरीका है। मुझे अमित शाह पे पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ एनआरसी, मैं एनआरसी का समर्थक हूँ। जातिगत जनगणना सिर्फ चुनावी स्टंट है, इससे इतर और कुछ नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से बोलकर जा रहा हूँ, इस बात को जितने भी श्रोता सुनेंगे, जितने लोग भी आपके देखेंगे और सुनेंगे, मेरी बात याद रख लेना, जाति जनगणना सिर्फ शगुफा है, सिर्फ चुनावी स्टंट है, इससे इतर और कुछ भी नहीं है। जातिगत जनगणना से भारत को कोई लाभ नहीं होने वाला। मैंने पहले भी बोला कि बंगाल में जो जाति की जो डाली गई है उसको भी रिफॉर्म किया जाएगा, और उसके बाद में एनआरसी में जो सवाल पूछे थे सुप्रीम कोर्ट ने, उसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से जवाब दे सकती है कि हम इस देश में किसको रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे। और बाद बाकी ये जो देश में जो विभाजन जो हो जाएगा, ये जो बोल रहे हैं, उसके लिए अमित शाह हैं और बीजेपी की सरकार है। ये मत समझिए कि राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। राहुल गांधी तो अभी भी बोल रहे हैं, एक मेडिकल स्टूडेंट की छात्रा से पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रही हो, तो बोल रही कि मैं मेडिकल की तैयारी करूँ, तो बोलते हैं आप डॉक्टर नहीं बनोगी। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। देखो, मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ, राहुल गांधी तो है ही मूर्ख। राहुल गांधी तो मूर्ख है, कॉमेडियन है, उससे इतर कुछ नहीं है, और भाजपा का स्टार प्रचारक है। वो जहाँ जहाँ जाता है भाजपा के लिए बढ़िया कर आता है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। पर मैं इस भाई को बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, हम एनआरसी का सपोर्ट करते हैं। और बाकी आप कह रहे हो ना कि अमित शाह जी ये बताएंगे, अमित शाह जी वो बताएंगे, और अमित शाह जी है, मुझे भी भरोसा है अमित शाह जी पर। लेकिन जब शाहीन बाग था ना, तब भी अमित शाह जी थे। जब दिल्ली जल रही थी ना, मेरे घर के पास जल रही थी, वो दर्द मैंने देखा है, मैंने वो दर्द देखा है, वो खौफ देखा है, अपने नियर डियर लोगों के अंदर में वो खौफ देखा है। जब दिल्ली जल रही थी, लोग बातें बोलने आ जाते हैं, तब भी अमित शाह जी थे। लेकिन राहुल गांधी को रोक पाए थे क्या शाहीन बाग जाकर बैठने के लिए? दिल्ली के डिप्टी सीएम को रोक पाए थे क्या शाहीन बाग में जाकर बैठने के लिए? जेएनयू में रोक पाए थे क्या टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में बैठने के लिए? तो मेरी समस्या वही है कि कल को अगर ये सारे आडंबर हो भी जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि एक सेकेंड सर, दिल्ली की बात, सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में उन्हीं की सरकार है 2014 से, ठीक है? आगे सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, चलो तुम्हारी सारी योजना बिल्कुल कामयाब हो गई, उसके बाद में अगर कोई शाहीन बाग बनाएगा, क्या आप गोली मारने का ऑर्डर दोगे? क्योंकि वो तो हमेशा अपने आप को पीड़ित दिखाकर सड़कों पर बैठ जाते हैं, हमेशा अपने आप को पीड़ित दिखाते हैं, सड़कों पर बैठ जाते हैं। तब क्या आप गोली मारने का आदेश दोगे क्या? मुझे जवाब दे दो कोई। अरे भाई साहब बैठ जाए, सुनिए सड़क पर। एक सेकंड, इनको नहीं पता ना क्या होता है सड़क पे बैठने से। सड़क पे बैठने की वजह से सड़कें जाम हो जाती हैं, एम्बुलेंस निकल नहीं पाता, कितनी बहनों को रोड पर डिलीवरी करनी पड़ती है, कितने बुजुर्ग मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है। क्या बात कर रहे हो? मेरे घर के पास में दिल्ली का दंगा हुआ है, मैंने देखा है वो भयानक मंजर। हमारी एक बहन ने अपने बच्चे को तीसरी मंजिल से फेंक दिया क्योंकि जिहादियों की भीड़ ने आग लगा दी थी उसके घर के अंदर में। आप बातें करने आ रहे हो यहाँ पर। मैं जातिगत जनगणना के विरोध में था, विरोध में हूँ और विरोध में रहूंगा, चाहे वो कांग्रेस कराए चाहे कोई कराए। जातिगत जनगणना भारत को तोड़ने के लिए होगी, इसलिए मैं उसका समर्थन कभी नहीं करूंगा। बिल्कुल। सुनिए, शाहीन बाग को खाली कौन कराया? शाहीन बाग अपने से खाली हो गया था कि मोदी सरकार आओ ही जैसे गृह मंत्री शाहीन बाग को रोड से खाली कराया ना, तभी तो ये झूठ है। कोविड आ गया, उस टाइम पे फोर्सफुली उनको हटाया गया। उस टाइम पे, उससे पहले उन्होंने लगभग 6-7 महीने के आसपास जो दिल्ली रोक कर रखी थी, तब क्यों नहीं हटाया गया?
वो तो कोविड आ गया, कोविड आ गया, और उस टाइम पे आपने जो फोर्स लगाई, क्या वो फोर्स आप पहले नहीं लगा सकते थे? मेरी दिल्ली तो नहीं जली होती ना, दिलवर नेगी तो नहीं मरा होता, हेड कांस्टेबल रतन लाल तो नहीं मरा होता, 400 चाकू से हमारा भाई तो नहीं मरा होता। अंकित शर्मा क्या बातें कर रहे हो यार? आप जाकर ये बातें बोल पाओगे क्या अंकित शर्मा की माँ की आंखों में आंखें डालकर? हाँ, आप एकदम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। योगी जी वाला शासन जो है इसे करना चाहिए था गृह मंत्री अमित शाह को, वो ना किए। वो ही बुलडोजर का जो है उपयोग दिल्ली में करते अमित शाह, एक भी दंगा नहीं होता। यूपी में दंगा करके दिखाए, योगी जी तो कहते हैं जो करके दिखाओ कोई यूपी में दंगा। योगी मॉडल ही दिल्ली में भी चलेगा, योगी मॉडल भारत में भी चलेगा, इटली में भी योगी मॉडल चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी योगी मॉडल चल रहा है। योगी मॉडल ही सही इलाज है दंगाई का पूरे विश्व में। इटली का प्रधानमंत्री भी तभी योगी मॉडल चला रहा। फ्रांस में जब दंगा हुआ तो फ्रांस के नेता सब कहा कि योगी को जो है से बुलाइए, मदद लीजिए, योगी से सलाह लीजिए। तो आप कह रहे हैं हर चीज का इलाज योगी मॉडल है, दंगाई का इलाज योगी मॉडल है। दंगाई को छोड़ो, अगर मेरे घर पे मेरी माँ के गर्दन पे अगर कोई शख्स कोई भी हो, अगर वो मेरी माँ के गर्दन पे आके कोई भी जिहादी सुअर अगर मेरे माँ के गर्दन पे आके ब्लेड रखेगा, तो मैं ना कोर्ट देखूंगा, ना मैं SHO, ना पुलिस देखूंगा, ना मैं मीडिया देखूंगा, ना मैं संविधान देखूंगा। पहले अपनी माँ को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दूंगा, चाहे वो मेरी धरती माँ के ऊपर बात आए, चाहे मेरी गौ माता के बात आए, चाहे मेरी गौ माता के ऊपर बात आए, चाहे मेरी जन्म देने वाली माँ के ऊपर बात आए। अगर मेरी माँ के ऊपर अगर कोई धारदार हथियार रखेगा तो मैं पहले उसको नस्ते नाबूद या जड़ से खत्म करने का काम करूंगा। ये शुभ हिंदू तुम्हारे कैमरे में आपके चैनल के माध्यम से कह रहा है, ठीक है?